हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हो फील्ड फिजिक्स और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा वेक्टर अलजेब्रा पे। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम पूरी उसकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे फॉर फिजिक्स, और ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टॉपिक अगर वीक रह गया तो फिजिक्स में एक्चुअली बहुत दिक्कत आएगी। पर हम बिल्कुल थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे इन डिटेल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट अगर आपने फ्लो में पढ़ा है तो आपको पता है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फटाफट हम लिख लेते हैं। इट इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। तो खाली मैं इतना लिखता हूं, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग ऑब्वियसली यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कोई स्केल से हमने लेंथ मेजर कर दी है ना, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर दिया, एमीटर से करंट मेजर कर दिया, सिंपल चीज है। अगर लेट्स से वेइंग स्केल है तो वेट मेजर कर दिया ना, छोटी छोटी बातें। तो ये फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं। एग्जांपल, ऑब्वियसली हमने इसको एकदम डिटेल में पढ़ लिया है तो अब लिखना भी थोड़ा सा है ना, ऐसा लगेगा कि क्या ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले ही पढ़ दिया। उसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मास, लेंथ, टाइम, फोर्स। अच्छा, फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि आप जो वेक्टर क्वांटिटी को मैं वेक्टर क्वांटिटी समझाऊंगा, राइट, बिकॉज वेक्टर अलजेब्रा किसके लिए काम लगता है, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। और मैं बार बार फोर्स का ही एग्जांपल लूंगा, बिकॉज फोर्स से आप फील कर लोगे कि भाई कहानी क्या है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, हम लिखते जाए तो पूरा शाम हो जाएगा, इतनी फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है? तो हमें पता है क्या नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज। जो थॉट्स होते हैं, है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो बात समझ गए, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स गो फॉर, अच्छा, मैथमेटिक्स। व्हाट इज अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को हम एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिट्स, या खाली यूनिट लिखते हैं। ठीक है, वैसे हमने ये टॉपिक को भी एकदम डिटेल में पढ़ा है, तो अगर आप वेक्टर अलजेब्रा पहले पढ़ रहे हो तो ठीक है, फिर भी समझ में आ ही जाएगा ऑब्वियसली ये क्या है। पर अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद पढ़ रहे हो तो आपको पता ही है कि क्या छोटी सी बात है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलो, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो एक डिस्क्रिप्शन, एक डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। मतलब कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो अब ये ना बोलना थोड़ा हल्का है, इसकी डेप्थ नहीं है कि भाई स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो ये बोलना थोड़ा सा हल्का है। मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बोलो कि भाई वेक्टर है ना, तो हमें ये वाली मैथ्स यूज करनी है। तो जहां पर ये वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे वो क्या है, वही तो पढ़ने वाले हम, है ना, यही तो डेप्थ में पढ़ने वाले, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आओगे। जहां वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी, और जहां ऑर्डिनरी मैथ्स यूज करेंगे, ऑर्डिनरी अलजेब्रा, वहां पर है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने वाले। अगर आपने खाली ये समझ लिया ना, ये वाला, तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। बाकी तो सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, मेन यही था। बाकी आप पढ़ लो खुद से, बाकी मेन यही था, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी। अब चलते हैं, क्या हर फिजिकल क्वांटिटी के पास, सॉरी क्या लिखा है, डू ऑल फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हर जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर है? क्या वो वेक्टर है? तो आंसर इज नो। एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से, आई बोलते हैं। हम कभी आई वेक्टर नहीं लिखते, आई लिखते हैं खाली, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज आई, या छोटा आई भी यूज करते हैं। मान लो बेटा, मान लो मेरे पास दो तार थी, एक देखो ये वाली तार है, ऐसी आ रही, ऐसी यहां पर, इसको मैं बोल रहा हूं 5 एम्पियर। पूरा डिटेल, अब थोड़ा डेप्थ आएगी धीरे धीरे। 5 एम्पियर आ रहा है, यहां से आ रहा है 3 एम्पियर, और मैंने एक तार ऐसे लगा दी। बोलो इस तार में से कितना करंट जाएगा? कोई बच्चा भी बता देगा। यहां से 5 एम्पियर आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, बोलो कितना करंट जाएगा यहां से? क्या आंसर आएगा? बोले 5
वेरी नाइस, दोनों का एडिशन है ना, 5 + 3 8 एम्पियर। कोई दिक्कत है? एक्चुअल में आप एक्सपेरिमेंट करना, एक्चुअल में एक तार लेना और ऐसे करंट फ्लो करवाना। अब ऐसे करंट कैसे फ्लो होगा? यहां पर आपने रखा होगा हायर पोटेंशियल और यहां पर रखा होगा आपने लोअर पोटेंशियल। कंपेयर टू दिस 2 पॉइंट्स, यहां पर क्या होगा? हायर पोटेंशियल, ऑब्वियसली लोअर पोटेंशियल, तो यहां से करंट फ्लो होता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लोअर, हाई टू लोअर। ऐसा मान लो पानी है ना, पानी कहां से फ्लो होगा? हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है। तो यहां से पानी कितना निकला? 8 एम्पियर निकला। कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनना, अगर मैं तार को ऐसा कर देता हूं, अभी सुनना, अभी तार को मैं ऐसा कर देता, यहां पर सेकंड एग्जांपल, लेट्स से तार को ऐसा कर देता, यहां पर वही हाई पोटेंशियल वाला फंडा और यहां पर लेट्स से लो पोटेंशियल, और तार ऐसा कर देता, कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां पर? 5 एम्पियर। तो लो 5 एम्पियर आ गया। नीचे वाली तार में ऐसे सेट करता, नीचे वाला हायर पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक करंट है तो मैं हायर पोटेंशियल नीचे भी सेट कर सकता हूं बैटरी यूज करके। कोई पानी तो है नहीं कि नीचे से पानी ऊपर ही जा रहा है। हाँ, पानी तो मुझे ऊपर से नीचे ही फ्लो करवाना पड़ता, पर ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, मुझे तो खाली बैटरी की मदद से हाई लो पोटेंशियल सेट करना होता है। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो मान लो मेरी बात, क्योंकि जब करंट पढ़ोगे तो डिटेल में चीजें पता चली जाएगी। अब लेट्स से वायर एक ऐसा रखता, बताओ कितना करंट फ्लो होता मेरे वायर में से? यहां से आ रहा है, अच्छा नीचे से आ रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, और फिर ऐसे ही जा रहा है हाई लो, और यहां पर सबसे लो है, यहां पर सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट पोटेंशियल। तो बताओ कितना करंट जाता है यहां पर? 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, कितना होता टोटल यहां पर भी? 5 + 3, तो आंसर कितना आता? 8 एम्पियर। क्या बात समझ आ रही है दोनों एग्जांपल की? यस और नो? यस। अब आप थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ी स्पेस मेरे पास छोटी सी है, कम है। अब इमेजिन करना, चलो एक काम करते हैं, स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। अब इमेजिन करना, एक बॉक्स है मेरे पास जो एक सरफेस पे रखा है, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। मान के चलो मैं यहां से, अभी चलो सेम एग्जांपल ही लेता हूं, मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं। अगर इस बॉक्स पे मैं ऐसे फोर्स लगाता, मान लो यहां पर 5 न्यूटन का, मान लो 5 न्यूटन का, और एक ऐसा ऊपर से फोर्स लगाता, मान लो 3 न्यूटन का, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहां पर 8 न्यूटन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे रिजल्टेंट? क्या मान सकते हो आप? अब सोचो थोड़ा, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है तो। ये बॉक्स पे आपने 5 न्यूटन यहां फोर्स कैसे लगाएंगे? लात मार के, धक्का मार के, है ना, हैंड मूवमेंट करके ऐसे फोर्स लगा दिया। यहां से 5 न्यूटन का धक्का मार रहे हो, बोलो ऑब्जेक्ट किधर जाने की कोशिश करेगा? राइट साइड जाएगा, मतलब कोशिश करेगा, जाएगा कि नहीं पता नहीं, बॉक्स कितना हैवी है, पर यहां पर कोशिश करेगा। ऊपर से जब फोर्स लगा रहे तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्या इन दोनों का एडिशन में बोल सकता हूं इन दोनों की इफेक्ट ये डायरेक्शन में 8 न्यूटन है? क्या मैं बोल सकता हूं? ये नहीं बोल सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर क्योंकि इफेक्ट एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो रिजल्टेंट जो इफेक्ट आएगी, इन दोनों की जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगी, इन दोनों की जो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ ये डायरेक्शन में होगी, ये वाले डायरेक्शन में है ना। यहां पर होगा एफ नेट। क्या बात समझ आ रही है? ये वाला एफ नेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ यहां पर होगा, मतलब यहां पर तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे। क्या समझ आ रहा है? एक और अच्छा एग्जांपल लेते, काम करते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। रुको, ये प्लेन वाला एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये प्लेन, ठीक है, ये रनवे पे प्लेन है हमारा। प्लेन ऐसे दौड़ता है ना, ऐसे दौड़ता है, तो उसकी वेलोसिटी इधर होती है, लेट्स से ये वेलोसिटी 1 है ना, वेलोसिटी 1। फिर ये तो फोर्स ले लो, चलो फोर्स ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स से फोर्स 1, एक फोर्स नीचे से ऊपर लगता है, नीचे से ऊपर विंग्स पे लगता है, तो लेट्स से मान लो फोर्स 2, फोर्स 1 इधर लग रहा है, फोर्स 2 इधर लग रहा है। बोलो रिजल्टेंट कहां पर जाएगा? रिजल्टेंट मतलब इन दोनों की कंबाइन इफेक्ट कहां पर जाएगी? तो प्लेन ऐसे चलता है, फिर धीरे धीरे बोलो कहां जाएगा? टेक ऑफ जब करता है प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में टेक ऑफ करता है। बात समझ आ रही है? इसी डायरेक्शन में टेक ऑफ करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लेन ऐसे टेक ऑफ करे, नीचे वाला। अगर फोर्स इधर लग रहा है और फोर्स ऊपर लग रहा है तो रिजल्टेंट या टेक ऑफ इधर ही करेगा। क्या बात समझ आ रही है? पर करंट के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब वायर कैसे भी रखो, अब वायर का आउटपुट कैसे भी रखो, 8 एम्पियर ही निकल रहा है, डायरेक्ट आंसर इज 8 एम्पियर। पर यहां पर तो आप खुद देख रहे हो कि यहां पर फोर्स F1,
यू हैव टू, तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही मतलब डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स। अगर ये फोर्स F1 को अब फील करना, F1 फोर्स को मैं उल्टा कर दूं, ऐसे कर देता फोर्स F1, तो क्या टेक ऑफ इस डायरेक्शन में होता? बात समझना क्या होता। अगर F1 को मैं फ्लिप कर देता, बोलो टेक ऑफ किधर होता? अगर F1 को फ्लिप कर देता, F1 इधर होता, तो टेक ऑफ किस डायरेक्शन में होता? तो बोले ये वाली डायरेक्शन में होता। क्या बात समझ आ रही है? Yes. इसका मतलब खाली डायरेक्शन होना, खाली डायरेक्शन होना ये वेक्टर होने का सबूत नहीं है। तो हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि खाली डायरेक्शन होना वेक्टर क्वांटिटी होने का सबूत नहीं है। सो डायरेक्शन का होना वेक्टर क्वांटिटी का सबूत, सबूत मतलब प्रूफ नहीं है। तो बोले प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? व्हाट इज द प्रूफ? तो बोले प्रूफ एक ही है कि अगर हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं, अगर हम वेक्टर अलजेब्रा, तो प्रूफ है क्या? व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ है कि वेक्टर अलजेब्रा, अगर ये यूज करके हम आंसर लाते हैं तो यही है फिजिकल क्वांटिटी। और पूरा चैप्टर मतलब पूरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसी क्वांटिटी को समझने के लिए। चलिए क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा और क्यों हमें वेक्टर अलजेब्रा से ही ऐड करना हो? तो मतलब ये नहीं मैथ से क्या यहाँ पर 1 + 1 2 नहीं होता? अरे होता है भाई, 1 + 1 2 तो यूनिवर्सल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 और 1 सेम डायरेक्शन में ना हो तो, आप उसको डायरेक्टली ना कर पाओ तो, ये कहानी है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। थोड़ी थोड़ी फंडामेंटल है, आप समझ गए। ये सब कोई सवाल नहीं बनता है, यहां से कॉन्सेप्ट बनता है। क्या बात सही है बेटा? क्लियर है? आई थिंक बारिश स्टार्ट हो गई है तो लाइट जा सकती है, पावर कट हो सकता है, लेट्स सी ना हो। हमारा लेक्चर आज 1.5 घंटे का रहेगा। चलो यहां तक क्लियर है बातें बेटा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपको भी थोड़ी कोई दिक्कत रह गई है तो टेंशन बिल्कुल ना लेना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ये मेरा वादा है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स गो फॉर वेक्टर। तो हम वेक्टर की कहानी में जाते हैं। हम पहले जाएंगे वेक्टर के पास, पूछेंगे भाई तू कौन है, कैसा दिखता है, तेरा मतलब क्या है। फिर हम उसकी एडवांस चीजें देखेंगे कि भाई तू कर क्या रहा है, तेरे से हो क्या रहा है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम उसको, वो आया बेचारा वेक्टर, उसको देखते तो है कि क्या है, पूछते तो है। तो बोले वेक्टर को देखा, बोले वेक्टर क्या है? बोला मैं तो एरो की तरह हूं, एक एरो होता है ना उसकी तरह हूं। दिख रहा है सबको ये एरो है, ये वेक्टर। तो बोले इसकी लंबाई है एरो की, तो लंबाई जो होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। आप सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब तो बोल रहा हूं कि मेरे पास 5 किलो का पावर है, 5 इज द मैग्नीट्यूड। मेरे पास 10 किलो का पावर है, 10 इज द मैग्नीट्यूड। दैट इज कॉल्ड आई एम श्योर मैग्नीट्यूड क्या है। लेट्स से आज हम एप्पल खा रहे, कितना एप्पल लेके मार के? बोले 3 किलो लेकर, 3 इज द मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है ना? तो भाई वेक्टर को पूछा भाई तेरा एरो का जो लेंथ है वो क्या शो करता है? बोले मैग्नीट्यूड। और ये होता है, ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं? टेल, पूंछ। और ऑब्वियसली ये एरो का जो ये वाला सिंबल उसको हम क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द वेक्टर। या ये बातें क्लियर है? छोटी छोटी एकदम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। ये हेड और ये टेल। अब आप एक ध्यान से देखना, वेक्टर कहीं जा रहा है। क्या वेक्टर कहीं जा रहा है? वेक्टर ऐसे जा रहा है, देखो ये देखो ये वेक्टर है मेरा, ये टेल मान लेते हैं, ये पॉइंटेड वाले पार्ट को हेड मान लेते हैं। देखो वेक्टर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वेक्टर? ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। इसलिए डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? ये डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। समझ गए ना लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या? देखो देखो देखो, ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो लाइन ऑफ एक्शन देखो यहाँ टच है। अगर वेक्टर को मैं थोड़ा टिल्ट कर देता, टिल्ट तो कहाँ जाता? यहाँ जाता। सो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है? तो ये होती है लाइन ऑफ एक्शन, या इसको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब बोल दो डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो यहां से जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है? चलिए ये बातें क्लियर है छोटी छोटी। अब यहां पर हम वेक्टर का नोटेशन देखते हैं। व्हाट इज अ नोटेशन? आई थिंक इसी में देखना है, फिर तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाएगा, ठीक है? मान लो लेट, अगर एक वेक्टर है, ए इज अ वेक्टर, लेट ए बी दी वेक्टर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? मतलब ये तो ऑब्वियसली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंबल कैसा होना चाहिए? देखो
तो सिंबल कुछ इस तरह दिखेगा। जो भी वेक्टर है, ए बी सी डी ई, आप एक्स वाई जेड तक कोई भी नाम ले सकते हो। 26 लेटर्स आपके पास, कोई सी भी एक लेटर ले लो, बोलो वेक्टर है ना। तो ये बोल दिया वेक्टर ए है, तो उसके ऊपर एक एरो बना दो। क्या बना दो? एरो। तो ये सिंबल है उसका, ए वेक्टर। तो उसको ऐसे दिखा दो, ए के ऊपर एक ताज बिठा दो, ताज मतलब एक एरो बना दो, तो बोलेंगे ए इज अ वेक्टर। ठीक है। या तो फिर ए को एकदम ज्यादा बोल्ड बना दो, एकदम बोल्ड, तो ये भी आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। बोलो ये ए क्या है? वेक्टर। पर क्या आप सच्ची प्रैक्टिकली बताओ क्या इजी है, ये ए के ऊपर एरो बनाना या इसको बोल्ड करना? क्या करना चाहिए बेटा, बोलो? एरो। एग्जैक्टली, तो हम एरो ही यूज करेंगे। पर जो क्वेश्चंस आते हैं प्रिंटेड फॉर्म में एग्जाम्स या टेक्स्ट बुक्स में, तो कभी कभी वो ऐसे ही एकदम बोल्ड कर देते हैं, तो आप समझ जाना ये वेक्टर। पर हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी ना करेंगे, हमारे पेज फट जाएंगे बार बार, ऐसे थोड़ी ना वैसे ऐसे करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो हम इसको एरो की तरह जनरली ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, प्यार से। अब बताओ वेक्टर के पास क्या क्या चीजें हैं? हेलो, चलो ना माइक, बढ़िया। वेक्टर के पास क्या क्या चीजें हैं? क्या है एक चीज? मैग्नीट्यूड तो है ही, और दूसरा क्या है? वेरी नाइस। तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है। देखो अब सुनो, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, तो मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वेक्टर 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 वेक्टर, बोलो इसके पास क्या क्या चीजें? दो। क्या क्या है? बोले मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड डायरेक्शन। दो चीजें उसके पास, दो चीजें। तो ये वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज, मैग्नीट्यूड को ऐसे शो करता है। या तो वेक्टर ए बनाओ और उसको ऐसे लिख दो जेल में। ठीक है, चलो अलग से शो करते हैं, नोट में लिख लेते हैं, नोट में मैग्नीट्यूड, तो उसको हम ऐसे शो करता है। या तो वेक्टर लिखो ए वाला और उसको जेल बना दो। जेल मतलब मॉड्यूलस बोलते हैं उसको, मॉडल में जेल बोलता हूं, जेल में डाल दो। या तो फिर खाली ए लिख दो, खाली ए, बस ए, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। और उसका दूसरा क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब वेक्टर ए है ना, ए, उसके ऊपर कैप बोलते हैं, कैप, इसको बोलते हैं कैप, इसको बोलते हैं ए कैप, इसको कैप बोलते हैं, कैप है ना, इसको कैप बोलते हैं। तो ए के ऊपर ऐसा सिंबल कैप वाला, इसको कैप ही बोलता है, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, उल्टा भी बोल दो, उल्टा भी है ना, सीधा भी ऐसा तो उल्टा भी हो गया, उल्टे भी को कैप बोलते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ वेक्टर ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? अब बताओ वेक्टर ए को कैसे लिख सकता हूं? तो मैग्नीट्यूड मतलब कि ए लिख दो, और डायरेक्शन का मतलब ए के ऊपर टोपी पहना दो, ए कैप। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत एकदम सिंपल छोटी छोटी बातें थी, है नोट कर लो, एक बार देख लो। Yes. तो बोलो सर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? बोले अगर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है तो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन भी बनेंगे, न्यूमेरिकल यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ, आपको मैं एक चीज बता दूं, चाहे आप नीट के बच्चे हो, चाहे आप जेई के बच्चे हो, ठीक है, एग्जाम्स में फिजिक्स में, स्पेशली मैं नीट की बात कर दूं बिकॉज ये नीट की सीरीज है, डायरेक्टली वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, लाइक बेसिक मैथ के क्वेश्चन नहीं आ सकते। जैसे कि मैंने एक टेस्ट भी लिया आपका बराबर, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन पूछा, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वो तो प्रैक्टिस के लिए पूछा आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको नीट के पेपर में। पर ये वाले टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट वेक्टर का ही, कोई दूसरी फिजिक्स नहीं, डायरेक्ट वेक्टर का ही क्वेश्चन। और फिजिक्स में तो ऑब्वियसली यूज होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स 1D। हाँ, 1D में वेक्टर्स यूज होगा, कैसे बताऊंगा आपको, ठीक है। ऑब्वियसली 1D में 2D का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें तो बहुत भर भर के होगा, तो बताऊंगा आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट, इसलिए वेक्टर कराना बहुत जरूरी है काइनेमेटिक्स से पहले। ठीक है, क्या आप क्लियर है बेटा ये बात? आगे बढ़ता है। अब तो एकदम मस्त कहानी आने वाली है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने कितने टाइप्स के वेक्टर है, तो हम एक एक वेक्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ओके, और मजे लेंगे। इक्वल वेक्टर्स, चलो तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है, वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, एंड इफ दे आर इक्वल वेक्टर्स, अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है, समझना मेरी बात को, पहले मैथमेटिक्स समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे, और आपसे मैं पूछूंगा कि एक एग्जांपल बताओ। ए एंड बी इक्वल वेक्टर, तो डायरेक्टली आप उसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। ठीक है, अब उसको ऐसे ही लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू
वेक्टर बी डायरेक्टली। अब आप मुझे बताओ वेक्टर ए के पास क्या होगा? सभी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एकदम दिमाग में फिट है। क्या होगा वेक्टर ए के पास? बोले मैग्नीट्यूड और एक क्या होगा दूसरा? डायरेक्शन। वेरी नाइस। तो वेक्टर ए के पास दो चीजें होगी, बोलो क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। वेक्टर बी के पास बताओ क्या होगा? बोले मैग्नीट्यूड। बेटा अगर मैं बोलता हूं कि दोनों वेक्टर इक्वल है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब पता है क्या है? कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोले सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। ये है। अब मैं क्या उसको अंग्रेजी में लिखाऊं? टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। लिखाने की जरूरत है कि ये मस्त है, इतना चलेगा? ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे, हम अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखना कोई जरूरी है नहीं, हम चलते हैं एग्जाम्पल में। प्रैक्टिकल मस्त एक एग्जाम्पल ले लेता है ताकि समझ ले। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर एग्जाम्पल दूसरा लेना। देखो मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो आपके घर में एक बॉक्स है, रेफ्रिजरेटर है, और आप और आपके पापा, आप या आपके दोस्त दोनों मिलकर रेफ्रिजरेटर को मूव करना चाहते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया, लो ये आप आ गए, ये आपके पापा या एक बड़ा दोस्त। अब दोनों धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो वेक्टर है, ये वाला इसका जो मैग्नीट्यूड है, खाली मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वो है 50 न्यूटन। कितना है? 50 न्यूटन। और नीचे का बच्चा भी एकदम जोरों से लगा रहा है, वो भी कितना है? बोले 50 न्यूटन। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है? आंसर बोलो हाँ या ना, पहले समझाओ। तो सर पहले तो चेक करना है दोनों का। चलो मान लेते हैं ये ऊपर वाला जो वेक्टर है, ये ऊपर वाला, उसको वेक्टर ए बोल देते हैं सर। ये ऊपर वाले को वेक्टर ए बोल देते हैं, ये नीचे वाले को हम बोल देते हैं वेक्टर बी। तो सर पहले तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या है? मैं बोला ठीक है, देख सीख ले बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते? देख बेटा मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। तो बोले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए खाली लिखेंगे, कितना है? 50 न्यूटन। यूनिट लिखते रहना। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बोले सर 50 न्यूटन। हाँ सर, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या दिख रहा है? सेम, बिल्कुल सेम। और सर डायरेक्शन देखे, चलो इसको हम एक्स बोल लेते हैं, एक्स, और ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर कौन सी होती है? वाई। मुझे बताओ ए वेक्टर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स। वेक्टर बी भी किस डायरेक्शन में जा रहा है? वाई। पर सर अगर आप ध्यान से देखोगे, वेक्टर ए ऐसे ऊपर है और वेक्टर बी नीचे, और देखो दोनों की लंबाई सेम बनाना, बिकॉज लेंथ इज वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बराबर ना? थोड़ी थोड़ी ये चीजें इनबिल्ट कर देना, ये दोनों की लंबाई सेम बनाना, बिकॉज बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। पर सर दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, पर एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। भाई एक ही डायरेक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन। बोलो सर कैसे? देखो ये समझ लो, यहां पर मैं नोट में बता देता हूं। यहां पर अगर ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसको एकदम मस्त समझ लो। ये वाला, चलो बेटा देखो यहां पर, ये इसको ईस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईस्ट। तो ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वेक्टर ए ऐसे जा रहा है और वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या अलग अलग है? दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? ए से पूछो, ए किधर जा रहा है? बोलो किधर जा रहा है? ए किधर जा रहा है? ईस्ट। बी किधर जा रहा है? ईस्ट। तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है भाई, सेम, उसको सेम ही बोलते हैं। सर अगर ये वेक्टर ऐसा होता तो लो यहां पर लेते एक वेक्टर है, ऐसा लिखते वेक्टर है, और यहां पर एंगल बनाते, कितना बना रहा है? लेट्स से 30 डिग्री एग्जांपल। और लेट्स से वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, और यहां से भी एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। बोले कहां जा रहा है वेक्टर है? बोले नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो बी भी कहां जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट। कितना एंगल बना रहा है? नॉर्थ से बोले 30 डिग्री। तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, डायरेक्शन दोनों का सेम। पर सर वो जो ऊपर नीचे वाला फर्क है वो क्या है? लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। दोनों की क्या अलग अलग है? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब इट इज लाइक दिस। देखो एक वेक्टर है, इधर जा रहा है, टिचक यहां पर लगा, यहां दिख रहा है, यहां पर लगा, यहां। दूसरा वेक्टर नीचे आ रहा है, टिचक। दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे जरूर लगेंगे, पर दोनों का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है। क्या बात समझ गए? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? कि एकदम क्लियर है?
ये दोनों का डायरेक्शन सेम। ओके चलिए, अब बताइए कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास, कोई दूसरा एग्जांपल जिसमें आप बोल सकते हो दोनों इक्वल वेक्टर आ सकता है? बोलो, कोई एग्जांपल है आपके पास? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। टग ऑफ वॉर, दो टीम लड़ाई कर रही है, तो एक टीम के जो भी प्लेयर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में, वो टग ऑफ वॉर में जो रोप होती है उसको एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे, तो सबकी डायरेक्शन एक ही है, सब चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जाए। ए टीम चाहते हैं कि ये डायरेक्शन में जाए और बी टीम चाहती है कि ये डायरेक्शन। हाँ, पर सबके फोर्सेस अलग अलग जरूर हो सकते हैं, पर अगर फोर्स भी सेम हो गए, सब एक ही मेहनत से खींच रहे हैं, एक देखो ये आगे वाला बच्चा ऐसे, ए दूसरा वाला बच्चा ई, दोनों सेम फोर्स से खींच ले, तो यहां पर जो दोनों फोर्स है वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं और हम दुनिया में देखते हैं कि हर एक बार फोर्सेस लग रहे हैं, हर एक जगह पे फोर्सेस लगते हैं, कभी कभी इक्वल वेक्टर्स देखने को मिल भी जाते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कि ये बात क्लियर, एकदम मैथमेटिक्स क्लियर है? चलिए बढ़िया। एक और नोट पॉइंट में मुझे एक और चीज लिखवानी है, वो भी एक नोट कर लो। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट वेक्टर्स, अगर ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स होते तो बोलो कैसे दिखते हैं? ऑपोजिट का मतलब ये होता, ऑपोजिटिव क्या लिख रहा हूं मैं? ऑपोजिटिव, ये क्या है, नया वर्ड बना दिया क्या? ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो कैसे दिखते हैं? देखो, ऑपोजिट का मतलब वेक्टर ए इधर जा रहा है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, या तो ये वेक्टर को यहां भी बना सकते हैं, आप समझोगे पैरेलल शिफ्टिंग के, वेक्टर को मैं उठा के कहीं पर भी रख सकता हूं, बट अभी नहीं पढ़ा है तो आप ये देख लो, वेक्टर बी ये रहा। ठीक है, ये वेक्टर है और वेक्टर बी, दोनों की लंबाई कितनी होगी, दोनों की लेंथ कितनी होगी? सेम ही होगी, बराबर। दोनों की लेंथ जो है, जैसे कि अगर वेक्टर ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए इज माइनस वेक्टर बी, मतलब कि ऐसे लिखा जाता है। पहले तो नोटेशन ये, वेक्टर ए इज माइनस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सर माइनस क्या है? मैग्नीट्यूड तो, अरे मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब कि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? बोले वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस, तो ये माइनस वहां से आया, डायरेक्शन से आया, हम यहां पर लिखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ आ रही है बेटा? तो कोई डाउट है आपको? नहीं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, व्हाट इज अ पैरेलल वेक्टर्स? देखो फटाफट, ये वेक्टर ए उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी, उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी, या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, तो आंसर इज यस। क्यों? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। पर क्या मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो यू कांट से बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, यू कांट से बोथ आर इक्वल वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑल इक्वल वेक्टर्स, जो इक्वल वेक्टर्स है आर ऑलवेज पैरेलल, बराबर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ऑलवेज। क्या बराबर लिखा मैंने कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, बट क्या पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होता है? ना, हो भी सकता है, नहीं भी। कब होगा? जब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है बेटा यहां तक? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। अच्छा, आप खाली इतना नोट कर लेना, दोनों के बीच जो एंगल होता है थीटा, ये कैसे आया हम देखेंगे बाद में, पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, नोट कर लेना, बाकी समझेंगे हम। और यहां पर जो एंगल आएगा बोला, एंगल कितना आएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहां पर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन कैसी? ऑपोजिट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए इज माइनस, वेक्टर ए नहीं सॉरी, ए कैप इज माइनस वेक्टर बी कैप, तो डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट, एंटी पैरेलल है ना,
तो डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन मतलब ए कैप और बी कैप की डायरेक्शन कैसे होगी, हमेशा ऑपोजिट होगी। इसको मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? Yes. ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एकदम छोटी छोटी बातें आज तो करेंगे। देन कोलिनियर वेक्टर्स। बोले कोलिनियर का मतलब, लीनियर मतलब कि सेम लाइन। सो कोलिनियर मतलब कि सेम लाइन में होने चाहिए। सेम लाइन का मतलब देखो ऐसा, मान लो एक लाइन है ऐसी, आपका पहला वेक्टर इधर है, ये आपका पहला वेक्टर, लेट्स से वेक्टर है, और आपका दूसरा वेक्टर उसी लाइन पे, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्शन, ये वेक्टर भी, लंबाई भी अलग अलग हो सकती है, पर अगर एक ही लाइन लीनियर है, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में है, सेम लाइन। सर सेम लाइन में मतलब कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकल फील करा दो। देखो इट्स लाइक दिस, मैंने अपने गाल पे यहां पर ऐसे थप्पड़ मारा, सिंपल, उसी टाइम वापस दूसरा थप्पड़ मारा। मे बी इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो सकती है, बट अगर फोर्स देखो, फोर्स, थप्पड़ मतलब फोर्स यहां लगा एक ही पॉइंट पे, यहां पर सेम पॉइंट पे दूसरा एक फोर्स लगा, दैट इज कोलिनियर। क्या बात समझ आ रही? एकदम सिंपल ही बात है ना? तो यहां पर हम ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल, सॉरी वेक्टर नहीं, ए कैप इज इक्वल्स टू बी कैप, या तो फिर ए कैप इज इक्वल्स टू माइनस बी कैप। डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा? चलिए अब चलते हैं कोप्लानर। कोप्लानर में हम लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ 3 or more vectors lies in the same plane, then they are known as coplanar वेक्टर्स। देन दे आर नोन एज कोप्लानर। मतलब 3 से ज्यादा, 2 की बात ही नहीं हो रही। देखो 3 से ज्यादा क्यों? क्योंकि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं। कोप्लानर का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, कुछ एक किताब विताब मिल जाए मजा आती। रुको 1 मिनट। एक किताब मिल जाती तो, हाँ मिल गई, बढ़िया। यहां पर देखिए, अब कोई भी 2 वेक्टर लो, कोई भी दो वेक्टर मान लेते हैं। हमारे पास ये एक वेक्टर तो है, दूसरा वेक्टर यहां मिल गया, बढ़िया। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अब 2 वेक्टर को ले लो, आप कैसे भी अरेंज करो 2 वेक्टर को, कैसे भी अरेंज करो। देखो हमने ऐसे अरेंज किया तो इट ऑलवेज पास फ्रॉम द सेम प्लेन, हाँ या ना? एक ही प्लेन में से पास हो सकता है। सर मैं ऐसा कर दूंगा, ये पेन को आगे ले लूंगा, हाँ तो मैं प्लेन को ऐसा बना दूंगा। देखो अभी भी एक ही प्लेन में, अभी भी एक ही प्लेन में। सर इसको मैं ऐसा 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 टेढ़ा कर दूंगा, लो ऐसा 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 टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा कर दूंगा, हाँ तो ठीक है ना? तो मैं प्लेन को ऐसे टेढ़ा कर दूंगा। देखो अभी भी एक ही प्लेन में से पास हो रहा है, समझ आ रहा है? एक ही प्लेन में से। तो 2 वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में ही होते हैं। हमें चेक जरूर करना होता है 2 से ज्यादा वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर का। तो 2 वेक्टर का ऑलवेज कोप्लानर, तो हम लिखेंगे यहां पर 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन मतलब कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स, कोई भी प्लेन हो सकता है। प्लेन मतलब कि पेपर बना लो, माइंड में एक पेपर बना लो और पेपर में से दोनों वेक्टर आने चाहिए, बस। 2 वेक्टर को अरेंज कर दिया पहले, सर हमने ऐसे अरेंज किया, देखो सर एक वेक्टर इधर लिया, एक वेक्टर इधर लिया, बोलो बढ़िया। अब क्या एक ही प्लेन में से पास हो सकता है? बोले यस। सर इसको हमने ऐसे ले लिया, ऐसे, तो क्या एक ही, हाँ ये वाला प्लेन में से पास होगा। सर मैं इसको टेढ़ा लिया ऐसा, तो ये वाले प्लेन में से पास होगा। तो 2 वेक्टर तो हमेशा हमेशा कैसे रहेंगे? कोप्लानर। हमें चेक करना 3 से ज्यादा। एग्जांपल 3, ये 2 वेक्टर है और तीसरा वेक्टर लेट्स से यहां पर है। तीसरी पेन है नहीं मेरे पास अभी, पर आप समझ लो तीसरा वेक्टर यहां पर है, यहां पर क्या एक प्लेन में से पास होता है? हाँ ये हो रहा है। पर अगर ऐसा होता है एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर ऐसा बाहर जा रहा है, तो क्या वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में से पास होंगे? तो आंसर इज नहीं। क्यों? ये 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर,
दिस टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर, दिस टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर, बट ये और ये तीनों एक साथ कोप्लानर हो जरूरी नहीं है। इसलिए हमने बोला टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, हमें चेक करना है 2 से ज्यादा, दैट इज 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा यहां पर कोप्लानर में? वापस समझना। अच्छा कोलिनियर, देखो कोलिनियर का मतलब, लीनियर मतलब कि एक लाइन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लाइन में। चलो बढ़िया है, आपको मैं कोलिनियर एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास टग ऑफ वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर। यही होता है, यहां पर रोप पकड़ेगा बच्चा, ये बच्चा भी यहां से रोप पकड़ेगा। लेट्स से ये वाला पॉइंट है ना टग ऑफ वॉर का, यहां पर भी एक बच्चा है जो रोप ऐसा पकड़ेगा, यहां पर भी एक बच्चा जो रोप ऐसा पकड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा मुझे बताइए खाली कि ये बच्चा जीतने के लिए कहां फोर्स लगाएगा, ये बच्चा जीतने के लिए कहां फोर्स लगाएगा? ये रोप पे, ये रोप है, ये रोप, दिस इज अ रोप, ऐसे लगाएगा फोर्स, ऐसे लगाएगा। लेट्स से बच्चा 1 है, इसका फोर्स F1 बना दिया, ठीक है। ये बच्चा 2 है, बोलो फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे लगाएगा, इसी रूप पे फोर्स F2। बात सही है, अरेंजमेंट सही है। ये बच्चा जीतने के लिए, थर्ड वाला बच्चा कहां फोर्स लगाएगा? बोले ऐसे लगाएगा, F3 बराबर है। और ये फोर्थ वाला बच्चा जीतने के लिए फोर्स ऐसे लगाएगा, इसी डायरेक्शन रोप पे लगाएगा, हाँ है ना। अब मुझे बताओ ये चारों फोर्स का डायरेक्शन, इन दोनों फोर्स का तो डायरेक्शन भी सेम है ना। इसका तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, F1 का डायरेक्शन इज F2 का डायरेक्शन, बराबर है। ये तो डायरेक्शन भी सेम है। इसका बोलो, इसका F3 का, तो F3 का डायरेक्शन F4 का डायरेक्शन सेम है। पर F1 और F3 का डायरेक्शन क्या है बोलो? F1 और F3 का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट। तो देखो मैंने ऑपोजिट का माइनस कर दिया, समझे कि नहीं? ये मैथमेटिक्स समझे कि नहीं? मैथमेटिक्स समझे। पर अगर आप चारों फोर्स को देखोगे, लाइन कहां है सबकी? लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है चारों फोर्स की? लाइन ऑफ एक्शन ऑल 4 लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है या डिफरेंट है? क्या एक ही लाइन पे लग रहे हैं, अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं? लाइन ऑफ एक्शन नहीं, लाइन ऑफ एक्शन क्या एक ही लाइन पे? देखो ये रोप, ये रोप, ये रोप, ये रोप, देखो समझना, कोई जब तक ना समझे मानना मत। ये वाला, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, क्या सबकी लाइन एक ही है? लाइन ऑफ एक्शन एक ही है सबकी। इसीलिए इस चारों फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऑल 4 फोर्सेस आर, क्या बोल सकते बोलो? कोलिनियर। क्या अब क्लियर हुआ बेटा? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना आए जब तक ना आए मानना मत, जब तक ना आए मानना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनकरेंट। अब कॉनकरेंट क्या होता है? तो बोले एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले, एक पॉइंट से, चलो तो उसकी डेफिनेशन पे लिख लेते हैं। अरे देखो ये कोई डेफिनेशन पूछने नहीं वाला, कोई नीट में डेफिनेशन नहीं पूछता, ठीक है। मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूं, तो बोर्ड्स में आप पूछ सकता है, तो बोर्ड्स में आप ये जो चीजें बता रहा हूं मैथमेटिकली उसको अच्छे से लिख सकते हो, और एक आध दो इंग्लिश के स्टेटमेंट भी बना सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं बोर्ड्स, क्योंकि हम जब नीट की पढ़ाई करेंगे तो साइमल्टेनियसली हमारा बोर्ड्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट होने वाले वेक्टर्स, ठीक है। एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट होने वाले वेक्टर्स। एग्जांपल मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है F1। देखो मैं हर बार फोर्स ही ले रहा हूं बिकॉज बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, पर फोर्स फील हो जाता है, और फोर्स आपको पता है इसलिए। एक फोर्स इधर बना रहा हूं F2, और तीसरा फोर्स बना रहा हूं यहां पर F3। बोलो ये तीनों फोर्स कैसे है? कैसे है तीनों फोर्स? क्या बोल सकते हैं इन तीनों फोर्स के बारे में? कॉनकरेंट, बिकॉज देखो एक ही पॉइंट से निकले है ना, ऐसा लगता है एक ही पॉइंट से निकले हैं। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक पॉइंट है यहां पर हमारा, यहां पर अंदर जा रहा है F1, यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है F2, यहां से ऐसे अंदर जा रहा है
F3, ऐसा कुछ बाहर भी निकल सकता है, कुछ अंदर भी जा सकता है। तो बोलो ये तीनों फोर्स कैसे है, तीनों फोर्स कैसे है, कॉनकरेंट। क्या कॉनकरेंट समझे बेटा, क्या कॉनकरेंट समझे, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट या टर्मिनेट होने वाले फोर्सेस। टर्मिनेट मतलब उसी के अंदर जाने वाले, ओरिजिनेट मतलब बाहर आने वाले। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्या बात क्लियर है, कोई डाउट है यहां पर? सो जो कोप्लानर पॉइंट्स है क्या वो कॉन्करेंट हो सकते हैं? कोप्लानर कॉनकरेंट बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब प्रैक्टिकली सोचो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक फोर्स इधर आया, एक ये प्लेन ही लेंगे, ये वाला प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन बोले, एक एक्स वाई प्लेन। ये पॉइंट में से ये फोर्स अंदर आया, ये ऊपर से अंदर आया, और एक ऐसे बाहर निकला, ऐसे बाहर निकला। तो बोलो तीनों फोर्सेस कैसे है, कोप्लानर, और तीनों फोर्सेस कैसे है, कॉनकरेंट। समझ आया कि नहीं? देखो ये एक ही प्लेन लिया, एक ही प्लेन लिया, देखो ना, ये एक ही प्लेन ले लेते, ये वाला प्लेन, ये एक ही प्लेन लिया, यहां से एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और एक फोर्स इधर। बोलो तीनों फोर्स कैसे है, कोप्लानर। क्या तीनों फोर्स कॉनकरेंट है? तो आपने इतना अच्छा पॉइंट पूछा है। यहां पर मुझे एक बात बतानी है कि जरूरी नहीं कि कोई फोर्सेस का सिस्टम या कोई वेक्टर का सिस्टम कोई एक ही टाइप के वेक्टर हो, मतलब कि सर वो इक्वल वेक्टर है तो बस इक्वल वेक्टर है तो कोप्लानर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दे कैन बी इक्वल एज वेल एज दे कैन बी कोप्लानर एज वेल एज दे कैन बी कॉनकरेंट। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल बता रहा हूं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। देखो समझो 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 समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो मैं देखो यहां पर एक बता देता हूं। लेट्स से ये एक प्लेन है, ये प्लेन को मैं एक्स वाई प्लेन बोलता हूं। मान लेते हैं यहां पर एक लाइन बना देते हैं। चलिए एक फोर्स इधर बनाते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, रुको। ये फोर्स इधर बनाते हैं, लेट्स से वेक्टर F1, उसके बाजू में दूसरा फोर्स बनाते हैं वेक्टर F2, और दोनों की लंबाई सेम है। मान लेते हैं दोनों की लंबाई क्या है, सेम, मतलब लेट्स से इसका है 10 न्यूटन, तो इसकी लंबाई भी क्या है, 10 न्यूटन। बताओ ये फोर्स का सिस्टम है वो कैसा कैसा है? तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है, क्या मैग्नीट्यूड सेम सेम? दे आर इक्वल वेक्टर, यस। तो हम बोलेंगे दे आर इक्वल वेक्टर्स। फिर बताओ और क्या बोल सकते हैं? आर दे कोप्लानर? आर दे एक ही प्लेन में है? यस, दे आर कोप्लानर। तीसरी बात, आर दे कोलिनियर? क्या एक ही लाइन में है? यस। क्या बात समझ आ रही है? अब क्लियर है? ऐसा नहीं कि खाली एक चीज है तो दूसरी चीज फॉलो नहीं करते, मल्टीपल चीज फॉलो कर सकते, मल्टीपल चीज। ठीक है, ऑलराइट। चलो अब आई थिंक लास्ट वेक्टर है हमारा जी, नहीं लास्ट वेक्टर है कि उसके बाद भी एक यूनिट वेक्टर यहां बताया। चलो लास्ट ही है, यूनिट वेक्टर में बाद में बताता हूं। चलो बढ़िया, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब कि लेट वेक्टर ए इज जीरो वेक्टर। अगर ये जीरो वेक्टर है तो सर इसका मतलब क्या है? अब जीरो वेक्टर का मतलब भी समझोगे जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, पर अभी थोड़ा तो बता ही देता हूं। तो मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूं कि हम आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो ये एक्चुअली सच्चाई है ना कि हम धीरे धीरे जब चीजें पढ़ते हैं तब आगे वाली चीजों से कनेक्ट होगी। एक साथ थोड़ी ना पूरा कंटेंट बन जाता है, एक साथ थोड़ी ना पूरी डेप्थ मिल जाती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा मतलब पूरी जो फिजिक्स कंप्लीट ना हो तब तक, 1.5 साल में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी 11th 12th की, तब तक तो पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ही बोलोगे हाँ बराबर है सर, हम कनेक्ट किए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो वेक्टर के पास क्या होता है? बोलो बेटा क्या होता है? कोई भी वेक्टर के पास क्या होता है? बोले सर एक होता है, क्या होता है बेटा? वेरी नाइस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर ये जीरो वेक्टर है, बोले ये जीरो वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पता है कितना आएगा? है ही नहीं ना, वेक्टर ही नहीं है, जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोले जीरो होगा। बोले इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन, सर अभी वेक्टर ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताए? तो कोई भी डायरेक्शन ले लो, कोई भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, कोई भी डायरेक्शन ले लो। तो बोले रैंडम डायरेक्शन, या उसको बोलते हैं आर्बिटरी डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? आर्बिटरी या रैंडम। ठीक है, और अगर आपको वेक्टर जीरो लिखना है तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, जीरो खाली मत लिखना सर वेक्टर जीरो। वेक्टर इज अ, आई मीन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो बना के। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, तो प्लीज ऐसे ही लिखना, वेक्टर ए जीरो मत लिखना। हाँ, ए कैन बी रिटर्न एज जीरो, पर वेक्टर ए कांट बी रिटर्न एज जीरो, वेक्टर ए हैज टू बी जीरो वेक्टर। क्या बात समझ आ रही है? तो यहां तक बातें क्लियर है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। बढ़िया, चलो ठीक है। तो ये चीज हो गई वेक्टर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज पैरेलल शिफ्टिंग।
अब चलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग के ऊपर। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है, मान लो बेटा एक वेक्टर है हमारे पास, इट इज लाइक दिस। रुको मैं ना एक नई स्लाइड में शो करता हूं। आप देख रहे हो ये वेक्टर ए को, अब देखना ध्यान से, मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं। ये वेक्टर है, इसको मैं उठा के यहां शिफ्ट कर देता हूं। कुछ चेंज हुआ वेक्टर ए में? कुछ भी चेंज किया मैंने? कुछ भी चेंज किया? क्यों? वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है? डायरेक्शन। क्या इसका मैं लंबाई चेंज कर रहा हूं? नो। क्या इसकी मैं लंबाई चेंज कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। क्या उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। अरे डायरेक्शन तो वही है, जहां जा रहा था ऐसे 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 जा रहा था ऐसे। यहां पर देखो अभी नीचे गए, ऐसे तो जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन जरूर चेंज हो रही है। मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। क्या मैं चेंज कर रहा हूं? नहीं। तो ये वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। देखो यहां पर, यहां रख दिया, देखो यहां रख दिया। अब सेम, अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, अगर हम डायरेक्शन चेंज ना करें, तो हम वेक्टर को उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है, वेक्टर एज इट इज रहता है। क्या बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Yes. उसी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब, ए वेक्टर कैन बी, सुनना ध्यान से एकदम, अब सुनना ध्यान से, यहां पर अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere without changing its, फर्स्ट क्या चेंज नहीं करना उसका? मैग्नीट्यूड। और सेकंड क्या चेंज नहीं करना उसका? डायरेक्शन। तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। द वेक्टर कैन बी शिफ्टेड टू एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो नोट पॉइंट भी एक्चुअली वही है, तो नोट पॉइंट लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज नोट पॉइंट का मतलब भी यही है, यही नोट पॉइंट। विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इफ यू शिफ्ट अ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग। और आप बिल्कुल कर सकते हो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, बस इन दोनों का ध्यान रखना कि आप उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बदलो ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एक शेप ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो हियर इज ईस्ट, हियर इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है बेटा, अगर हम एक वेक्टर लेते हैं यहां पर, देखो एक वेक्टर लेते हैं यहां पर, ऐसा वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए, और यहां से 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे बना रहा है। इसको हम कहीं पर भी उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, इसको हम कहीं पर भी उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। बोले कैसे? देखो सर मैं उसको उठा के यहां पर रख दूं, बोले रख दो, ये वेक्टर बिल्कुल सेम है, हाँ या ना? दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का अभी भी डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? बोलो, इज इट द सेम डायरेक्शन या डिफरेंट? डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट तब होता जब हम उसका 30 से 20 डिग्री कर लेते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन बदल गई, मानते हैं लाइन ऑफ एक्शन सर बदल गई। देखो कैसे, इधर देखो लाइन ऑफ एक्शन इधर है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है, और यहां पर लाइन ऑफ एक्शन इधर है, वो मैं समझता हूं, लाइन ऑफ एक्शन बदल गई है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, वो बदल गई डेफिनेटली, पर स्टिल डायरेक्शन इज सेम। तो ये वेक्टर को उठा के हम यहां पर रख सकते हैं ऐसे? बोले बिल्कुल रख सकते हो, ये वेक्टर है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां से जो एंगल बनेगा, बोलो ये वर्टिकल से एंगल कितना बनना चाहिए? 30 बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बात समझ आ रही बेटा? क्लियर, एकदम सुपर क्लियर। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई थिंक आपको एक बार शांति से, कुछ भी डाउट हो तो आप देख लो, कोई भी डाउट है कोई भी स्लाइड में। हमने देखा फिजिकल वेक्टर, तो पहले एक ये वाली स्लाइड देख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें कोई डाउट है? ये फॉर्मूला में कोई डाउट है? नहीं। बढ़िया, बस अगर ये इस फॉर्मूला में डाउट नहीं है तो आई थिंक यहां पर तो सभी सेम चीजें लिखी है, और एक ये वाली वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग,
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस ये पता होना चाहिए वाला। ये दो चीजें यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, बाकी तो कहानी आती मन को थोड़ी लुभाने के लिए, मन को शांत करने के लिए। बाकी दोनों यहाँ ये दो स्लाइड से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? ओके चलो, तो ये डेफिनेशन रीड करो और क्या समझा मुझे बताओ। So जो angle form हुए between two vectors are formed between tail to tail or the head to head. बराबर। They are always acute obtuse, so they cannot do more than 180. बराबर है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा उसको हम आज, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का। आई थिंक हमारा छोटा ही क्लास रहेगा आज, मुझे लगा ये टाइम लेगा, बट चलो जल्दी हो जाएगा, कोई नहीं है। नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये चैप्टर खत्म, सॉरी चैप्टर नहीं, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। बस 20 मिनट्स और, थोड़ा ध्यान दे दो, और 20 मिनट्स बस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर संडे एंजॉय करो आराम से, बट ये वाला टॉपिक अभी एकदम क्लियर कर लो क्लास में, ताकि कोई लोड ना हो। क्लास में अगर टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, दैट इज अ बेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं नीट ही बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतनी 25 बच्चों को पढ़ाया है। प्रॉब्लम यही होती है नीट में, या कोई भी जेई में भी, सब जगह होती है, पर मैं पर्टिकुलर नीट की बात करूंगा यहाँ पर। पहली बात, बच्चों को माइंड में फिट होता है कि फिजिक्स टफ है। हाँ, फिजिक्स टफ है तो पूरी दुनिया के लिए टफ है यार, पूरी दुनिया के लिए टफ है। वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है पूरी दुनिया का, इतना इजी तो है नहीं। तो पहले तो आप प्राउड फील करो कि इतना बड़ा सब्जेक्ट आप अच्छा से पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, समझ रहे हो, मजा ले रहे हो, तो वो थोड़ा सा प्राउड फील करो, तो ऑटोमेटिक थोड़ा बिहेवियर चेंज होगा। एक माइंडसेट का शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चे को टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसकी मैथ्स वीक होती है, और बेसिक मैथ हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करवाई। सिमिलरली वेक्टर अलजेब्रा करवाना, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लो। ये दो चीजें मांग रहा हूं, बेसिक मैथ और वेक्टर अलजेब्रा, इन दोनों को आप स्ट्रॉन्ग करिए, आप खुद ही देखोगे आपका परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तब बोर फील कर रहे हैं, तब समझ ही नहीं रहे। आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन मुझे पता है कि वही बच्चे पढ़ते हैं जो एक्चुअली थोड़ा फोकस्ड होता है। मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, जनरली आप जो फिजिकल क्लासरूम्स में जाते हो, वहां पर तो आप वेस्ट ऑफ टाइम ही करते हो, पूरा टाइम बैठे रहते हो, कुछ नहीं समझा, मूड ऑफ हो गया तो नहीं पढ़ते हो। फिर देखेंगे मन में क्या है, ऑनलाइन लेक्चर्स तो मिल ही जाते हैं कोई ना कोई टीचर के, अरे वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा था ऑनलाइन, पढ़ लिया, तो भाई वहां से पढ़ लेना, फिर ऑफलाइन क्यों आ रहा है? ऑफलाइन में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और फीस भी बहुत बड़ी बड़ी देते हो, क्यों करना है इतना सा फालतू काम? तो पहली बात, अगर आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस लेक्चर में बिल्कुल पढ़ के आओ और कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर करके आओ। और घर जाके खाली जो 3 घंटे का क्लास है, अगर लेट्स आपका 3 घंटे का क्लास है, तो 3 घंटे का क्लास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में घर जाके, मैं तो मैक्स बोल रहा हूं, मैं तो 15 मिनट बोलने वाला था, पर 30 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा मतलब आप क्लास में ब्लंडर कर रहे हो, क्लास में आप कुछ सीख के नहीं आ रहे हो। 3 घंटे का काम अगर आप 5 घंटे या 4 से 5 घंटे में कर रहे हो, कुछ बच्चे तो इतने टाइम में भी नहीं कर पाते, पूरा पूरा दिन, पूरा हफ्ता भी नहीं कर पाते। अगर आप इतना टाइम ले रहे हो 3 घंटे का क्लास करने में, मतलब कि आपने वो क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया। अगर आप लेट्स से, आज मेरा क्लास लेट्स से 1.5 घंटे का है, एग्जाम्पल 1.5, और जनरली 1.5 से 2.5 तक ही रहता हमारा। ये अगर छोटा लेक्चर हुआ तो 1.5, बड़ा हुआ तो 2.5, उससे बड़ा हम लगते नहीं। अगर आप ये 1.5 घंटे का क्लास पकड़ के चल रहे हो, 1.5 घंटे का क्लास, तो घर जाके जैसे मेरा क्लास खत्म हुआ, ऑब्वियसली तुरंत बात तो आप नहीं करोगे, 1.5 आवर का मेरा क्लास आज का खत्म हुआ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा माइंड को ऑब्वियसली थोड़ा सा कूल, या खाना पीना खाया, रेस्ट किया, जो भी किया। उसके बाद जब ये पढ़ाई करने बैठते हो, ये लेक्चर को रिवाइज तो करोगे ना घर पे, मतलब कि हो गया लेक्चर, क्या पढ़े सर, एक बार रिवाइज तो करोगे, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। ये 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब दो चीजें, या तो टीचर अच्छा नहीं है, या तो आप बिल्कुल बेकवास पढ़ रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज, और दोनों को इंप्रूव करनी पड़ेगी। टीचर अच्छा नहीं तो बदल दो, कहीं और जाके पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। और अगर टीचर अच्छा है और आपको लग रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा फोकस लाओ। आपको फोकस की कमी है, और फोकस कैसे लाते हैं आपको पता है, फोकस कैसे लाते हैं, थोड़ा सा माइंड शिफ्ट चेंज करके, माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं हम बहुत बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं। एग्जाम तो ठीक है, मार्क्स तो है, एक अलग पार्ट है, नीट के मार्क्स लाने वो अलग है, पर मजा लेके पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, वो आपका फोकस को शिफ्ट कर देगा, एकदम अच्छी डायरेक्शन में लेकर आएगा। आपका अगर फोकस 20% रहता है एग्जाम्पल क्लास में, तो 40 डबल हो जाएगा डायरेक्ट, और अगर 80% है तो डायरेक्ट 90 हो जाएगा। इतना शिफ्ट आ जाता है, ये खाली माइंड शिफ्ट करने से, पॉजिटिवनेस लाने से। तो पहले तो ये कर लो, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया 15-20 मिनट्स, तो आपका काम खत्म हो गया। इससे ज्यादा कर रहे हो, टाइम ले रहे हो, इट्स अ क्राइम, आप अपने साथ बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। उसके बाद खाली एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस। क्या थियरी नहीं, न्यूमेरिकल गेम न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल डेवलप करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना है। तो प्लीज प्लीज प्लीज
क्लास में इतना अटेंटिव रहो, इतना कि पूरा क्लास में ही समझ आ जाए। और मुझे पता है सबसे टफ फिजिक्स ही रहता है, सबसे टफ। प्लीज फिजिक्स में पूरा ध्यान दे दो क्लास में। और जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है और अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ से अच्छा पढ़ रहा हो, या कोई भी क्लास में से कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहे और ऑनलाइन ही समझ आ रहा है, तो प्लीज ऑफलाइन बंद कर दो, उसमें जाना ही बंद कर दो। और अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन देखना बंद कर दो। दो में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, दो में से कोई, दोनों चीजें मत करो। दोनों चीजें करने से ब्लंडर होता है, मार्क्स कभी नहीं आते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बना लोगे 2 साल बाद, बट आप रिग्रेट करोगे 2 साल बाद अगर आपने समझा हाँ ये गलतियां थी। इसलिए बोल रहा हूँ गलती से पहले सीख लो। एक ही जगह से पढ़ते हैं, वो आप फिगर आउट कर रहे हो, आपने फिगर आउट कर लिया होगा, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम था। नहीं कि तो और 1-2 हफ्ते ले लो, हर टीचर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ऑनलाइन, देखो कौन अच्छी से। देखो टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छा नॉलेज, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो अच्छा 2-3-5 साल प्रैक्टिस कर लिया है पढ़ा के, वो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो रही वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मैं एक तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं क्या अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ? मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, पर कुछ बच्चों को बिल्कुल ना समझे लॉजिक, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बैठ नहीं रही है। कुछ बच्चों को बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब पे, बहुत कम आते हैं, पर आते हैं कि सर मजाक। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे ओलंपियाड एग्जाम क्रैक कर ली, पर मेरी क्लास के जो ऑफलाइन वाले बच्चे, जो जहां मैं पढ़ाता हूँ, वो लोग इतनी बोलते ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको समझ ही नहीं आते। ठीक है, हाँ अच्छा सर पढ़ा रहा है, पर नहीं, उनको कोई और ही पसंद आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। तो इसमें कोई बुरा और अच्छा नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन क्लास के अपने फायदे हैं। अपने फायदे ये है कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, जब मूड हो तब पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग कभी देख ली। ऑफलाइन में यही कि आपको सुबह उठ के 8 बजे जाना पड़ता है, मन ना हो तो भी जाना पड़ता है, हेल्थ अच्छी ना हो तो भी जाना पड़ता है। पर वहां के भी प्रोज एंड कॉन्स है, यहाँ के भी प्रोज एंड कॉन्स है। एक जगह पढ़ो, एक जगह, दोनों जगह मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की थोड़ी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स? तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, सबसे पहले अगर 2 वेक्टर के बीच, देख सुनना बेटा, 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो या तो दोनों को टेल से टेल जोड़ दे, दोनों को हेड से हेड। पर मुझे ना टेल से टेल में फील आता है, तो मेरी फील यहां पर है, मैं हमेशा टेल से टेल ही जोड़ूंगा, मैं हेड से हेड कभी नहीं जोड़ूंगा। देखना ये वाली, क्योंकि मेरी यहां पर फील आती है, ठीक है। हेड से हेड भी कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल वो भी लेके बता दूंगा। पर टेल से टेल जोड़ना कैसे? वेक्टर दूर दूर है तो उसको नजदीक लेके आ सकते हैं यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी बढ़िया है। तो पहले देखो, ये वेक्टर ए मान लो बेटा, वेक्टर ए, ये कौन है? वेक्टर बी। क्या ये दोनों टेल से टेल जुड़े हैं? हाँ, देखो ना, टेल से टेल जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा है, टेल से टेल। तो अब दोनों के बीच में जो एंगल है वही है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो सर पर दो एंगल है उसके बीच, बोले कैसे? देखो सर, एक एंगल ये वाला बनेगा, छोटू एंगल, ये छोटू बनेगा, ये थीटा, और एक बड़ा एंगल भी तो बनेगा, देखो ये वाला बड़ा। व्हाट इज दिस? 360 माइनस थीटा। दिख रहा है? बोलो कौन सा एंगल लेना चाहिए, छोटा एंगल या बड़ा एंगल? आंसर इज छोटा एंगल लेना है, एक्यूट एंगल लेना है। 180 से छोटा हो वो लेना है, ये तो 180 से देखो बड़ा हो रहा है, छोटा एंगल लेना है। तो ये हमारा छोटू एंगल है, ये हमारा छोटू एंगल, और यही एंगल होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। के बात समझ आ रही है कि एकदम क्लियर है बात? चलो यहां पर देखते हैं, हमारे पास वेक्टर ए है और यहां पर वेक्टर बी। टेल से टेल जुड़ा, पहले तो सबसे पहले देखो टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, बोले टेल से टेल जुड़ा है, या तो ये वाला एंगल होगा या ये वाला। कौन सा छोटा एंगल है? सर अंदर वाला एंगल छोटा है, तो ये एंगल है सही, और ये बाहर वाला एंगल है 360 माइनस थीटा। ये एंगल नहीं लेंगे, ये एंगल ले लेंगे। क्या बात समझ आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नहीं। चलो ये आखिरी 3 स्लाइड्स, आखिरी 10-15 मिनट लेक्चर के, प्लीज फोकस करके हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के, और आपका सुपर डुपर क्लियर हो जाएगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। आप खाली देखो कि 10 मिनट में ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पहला है, ये मैं करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन भी मैं करूंगा, थर्ड से मैं आपको मौका दूंगा। हाँ ऑब्वियसली आप सोच जरूर सकते हो जब तक मैं कर रहा हूं। ठीक है, देखो मल्टीपल वेज से कर सकते हो, मल्टीपल वेज। क्या मैं 90 डिग्री घोषित कर दूं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स? कैसे? और हर क्वेश्चन में थीटा ही होगा। मैं डिफाइन करता हूं व्हाट इज थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या मैं 90 डिग्री घोषित कर दूं ए और बी का एंगल? देख के खाली इतना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? पहले देखो, अब ए का क्या है यहां पर? नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आंसर क्या है ना बेटा, आप शायद थोड़ा सा गलत समझो। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ये देखकर खाली कि ये हेड और ये टेल, ये 90, तो 90 बोल दो, हाँ 90 इज द एंगल, ऐसा बोल सकता हूं?
क्या कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन है? हाँ यस। टेल टू टेल नहीं है सर, टेल टू टेल नहीं है। हो सकता है आंसर 90 आए, वो अलग बात हो गई, पर ये 90 देख के मैं घोषित नहीं कर सकता ये 90 इज द आंसर। तो सर क्या करें? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत तरीके से कर सकता हूं। पहला करता हूं, ये आंसर यहां पर लिखता हूं। क्या वेक्टर ए इधर है? क्या मैं बी को उठा के टेल की तरफ ले जा सकता हूं? क्या ये बी को उठा के टेल की तरफ ले जा सकता हूं? यस, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। हाँ या ना बेटा? इट इज जस्ट लाइक दिस के बी को उठा के मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। हाँ या ना? ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट कर दिया। कर सकता हूं सर। बी की लंबाई सेम रखी, बी का डायरेक्शन सेम रखा, बिल्कुल कर सकते हो। क्या ये दोनों टेल से टेल जुड़ गए? टेल से टेल जुड़ गए। अगर बेटा ये 90 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा? परपेंडिकुलर ही है, तो बोलो ये एंगल भी कितना होगा? अब बोलो थीटा कितना लिख सकता हूं? समझ आया कि नहीं आया? सर हेड टू हेड भी जोड़ सकते थे। अरे मैं बोला ना, मुझे फील टेल से टेल आती है, फील आती है ना टेल से टेल। चलो हेड से हेड भी कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। चलो आपकी मर्जी, तो चलो कैसे करें हेड टू हेड? कैसे करें? क्या वेक्टर ए को नीचे ला जा सकता है? ऐसे वेक्टर ए को बी को ऊपर भी ले जा सकते हैं। आपकी बहुत मल्टीपल वेज है। मैं वेक्टर ए को नीचे, देखो ये वेक्टर बी है जैसा है, ये वेक्टर ए को नीचे ला जा सकता है। पैरेलल शिफ्टिंग है ना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। देखो बना रहा हूं, देखो ये वेक्टर ए और ऊपर कौन है? वेक्टर बी। ये दोनों बताओ कैसे जुड़ा है? यहां पर कैसे जुड़ा है? हेड से हेड। अब छोटा एंगल देखो, छोटा एंगल कितना है दोनों के बीच? कितना है? 90। थीटा कितना हो गया? क्या क्लियर है बेटा? हाँ, चलो इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या अरेंजमेंट ठीक है ए और बी की? तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कर रहे हैं अभी तो। क्या अरेंजमेंट ठीक है? बोले नहीं सर। क्यों? क्योंकि ए का ये क्या है? हेड, और बी की क्या है? ये टेल। सर हेड से टेल जोड़ा है, मजा नहीं आया। टेल से टेल जोड़ो या हेड से हेड, फील तो टेल से टेल पे। तो काम करो सर, एक काम करो, वेक्टर ए इधर है ना, वेक्टर ए इधर है, यहां पर बना लेता हूं। अरे रुक जा भाई, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इधर। ये बी को सर पीछे लेकर आ जाओ, ऐसा शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्टिंग। कर सकता हो कि नहीं कर सकते हो ऐसा? ऐसा। हाँ। तो मैंने बी को ऐसे शिफ्ट कर दिया, देखो बी को ऐसे शिफ्ट कर दिया। बोलो दोनों के बीच एंगल कितना? अगर बेटा ये 60 है तो बोलो ये भी, दोनों पैरेलल लाइंस है, ये 60 तो बोलो ये भी कितना होना चाहिए? ये छोटा एंगल, ये छोटा एंगल है दोनों में। हाँ हाँ छोटा एंगल है, तो थीटा कितना आया? 60। क्लियर है? आप हेड से हेड भी कर सकते थे, हेड से हेड भी कर सकते थे, या तो सर ए को आगे लेके चले जाते। बिल्कुल ए को आगे लेके चले जाओ। अब मल्टीपल वेज है भाई, मल्टीपल वेज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने जो बताई वही एक वे है, मल्टीपल, पर आंसर एक ही है। आंसर 60 आना चाहिए और कोई आंसर नहीं आना चाहिए। और सर डायरेक्ट 60 लिखा तो था, डायरेक्ट 90 लिखा तो डायरेक्ट बोल देते ना। अरे भाई ये इजी क्वेश्चन थे, इसलिए डायरेक्ट तुझे दिख रहा है 60 और 90 तो आंसर बोल रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बेटा आप आंसर बोल सकते हो। अब देखो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ, बताओ कौन सा एंगल है? 60 30 क्या बोलोगे? दो एंगल दिए है ना, ऐसे बोल नहीं सकते थे डायरेक्ट। चलो बेटा बोलो, समझ आ रहा ना यहां तक बेटा? हाँ, yes. चलो ये यहां पर एग्जांपल, चलो थर्ड क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलो बारिश तो हो गई। हाँ अगर हमने उनके हेड टू हेड कंबाइन किए तो क्या वो लाइक दोनों ऐड हो जाएंगे और 90 हो गए? वो अच्छा, हाँ अब दो चीज, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो इसमें आपको ऑब्वियसली टेल से टेल तो कनेक्ट करना है, साथ में ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। ज्योमेट्री में अगर फ्लॉप हो गया ना शो, तो ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। देखो ज्योमेट्री अब कैसे सिखाऊं मैं आपको? अब देखो एक छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ, जब जब ज्योमेट्री आएगी बताऊंगा, जब जब ज्योमेट्री आएगी बताऊंगा, पर ऐसे कोई चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ।
अगर बेटा ये एंगल थीटा है, बताओ ये एंगल थीटा, तो बोलो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? साइंस है ना, अब नाम तो मुझे नहीं पता, थीटा। सर बेटा अगर ये थीटा है तो बोलो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल कितना होना चाहिए नीचे वाला, बताओ। तो अब देखो यहां पर कि ये पूरा एंगल 180 होता है, ऐसा पूरा वन एंगल 180 होता है, ये पूरा ये 180 होगा। तो अगर ये थीटा है तो बोलो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। एग्जैक्टली, है ना। तो वैसे हम चीजें फाइंड करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जहां पर जैसी ज्योमेट्री आएगी मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी। चलो अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको ट्राई करने दिया था बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। मुझे तो फील आती है सर टेल से टेल, तो मैं तो टेल से टेल करने वाला हूं। तो देखो वेक्टर ए इधर है, तो वेक्टर बी को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। सर हर बार आप वेक्टर बी को ही क्यों शिफ्ट करते हो, ए को क्यों? क्या ऐसा जरूरी कि ए के बाद बी? ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बी नीचे लगा, बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया। देखो ना माइंड में कितना फास्ट, बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बी ऐसे जा रहा था, बी ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, है ना। बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया, देखो क्लियर है। देखिए ना बी का लाइन ऑफ एक्शन, समझा कि नहीं? बी का लाइन ऑफ एक्शन, तो बी को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, देखो ऐसे, समझ आ रहा है? बी को ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब देखो मैं यही चीज यहां पर बताऊंगा, यहां पर। तो अब हमने वेक्टर ए को लिखा एज इट इज, जैसा था वेक्टर ए। बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया। बताओ दोनों कैसे कनेक्टेड है? टेल से टेल। तो ये जो दो एंगल है, छोटा एंगल, वही थीटा होगा, हाँ या ना? क्या आंसर मिल गया आपको? थीटा। पर कितना होगा वो फाइंड करना है। अरे सर कैसे फाइंड करें? अब थोड़ी ज्योमेट्री लगाओ, अब थोड़ी ज्योमेट्री लगाओ। बोले ज्योमेट्री कैसी? देखो बेटा, अगर ये और ये ऐसा होता है, दो क्रॉस करती लाइन, ये थीटा है, तो बोलो ये भी एंगल कितना होगा? है ना? समझ आ रहा है? तो अब थोड़ी मैथ्स लगाओ। ये देखो ये लाइन, ये और ये, तो अगर ये 30 है तो बोलो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी। समझ आ रहा है? कौन सा एंगल? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना? 30 बराबर है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, है ना 30। तो ये भी एंगल कितना होगा? अब देखो मैं लिख नहीं रहा हूं तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, नहीं तो फिर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, यहां पर बाजू में बता रहा हूं 30। सर फिर बचा ये वाला, बचा ये वाला। बेटा ये टोटल कितना होगा? ये टोटल कितना होगा? कितना होगा टोटल? यहां से यहां से ये कितना होता है? 9 और 90, ये 60, तो बोलो ये कितना होना चाहिए? एक्सीलेंट, समझे कि नहीं? ये 30। बताओ थीटा क्या है? थीटा ये है, ये है थीटा। बोलो थीटा कितना होना चाहिए? क्लियर है? हाँ। सर कोई और मेथड? अरे भाई बी, सर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो? अरे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर भाई फिर ज्योमेट्री कितनी कठिन हो जाएगी। इजी करना, इजी मतलब हर एक चीज यहां से कर। ये कौन करंट बना दे, कौन करंट सब यहां से फाइंड कर दे, यहां से कौन करंट। तो सर दूसरा क्या वे हो सकता था? दूसरा ये हो सकता था कि ए को इधर रखा, ए को सॉरी बी को इधर रखा। देखिए दूसरा वे, नीचे बता रहा हूं दूसरा वे। ये बी था वेक्टर बी, ये फर्स्ट मेथड, ये मेथड नंबर 1। मेथड नहीं बोलेंगे, सॉरी मेथड तो एक ही है, स्टाइल नंबर 1 है ना, तो इसको मैं खाली 1 बता देता हूं, 1 वे। दिस इज द सेकेंड वे। ये वेक्टर बी इधर था बेटा, वेक्टर बी इधर था। ए को नीचे लेकर आ जाते हैं, ए को नीचे लेकर आ जाते हैं। अब दोनों देखो कैसे कनेक्टेड है, टेल से टेल, सॉरी हेड से हेड। ये एंगल थीटा होता है या ना? ये एंगल थीटा होता। बताओ बेटा ये एंगल कितना है पहले से? ये पता है कितना है? 30। ये 30 है, ये पहले से है ना, ये 30। अब ए को ऐसे नीचे लेकर आ गई ये, तो ये और ये बोलिए 60, तो ये कितना होता? 30 होता। ये एंगल भी कितना होता? 30। ये और ये सेम, समझे कि नहीं? यस। तो यहां पर भी एंगल कितना बनता है? ये 30। ये कितना बनता? 60। क्लियर है बेटा? एकदम सुपर क्लियर। हाँ। तो यहां पर भी थीटा कितना बनता? 60। आंसर 60 होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या क्लियर है बेटा? चलो सेकंड वाला आप करो, फटाफट करो ये।
जरूरत ही नहीं है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बोलो बेटा आंसर। 30 डिग्री होगा। 30 श्योर? देखो देखो थोड़ी गलती हो रही है बेटा, ये टेल से टेल पहले से जुड़े हैं सर, टेल से टेल, तो टेल से टेल पहले से जुड़ा है, तो एंगल बिटवीन डायरेक्टली दिया कितना दिया 210, पर आपको पता है 210 नहीं आ सकता, सबसे बड़ा एंगल 180 होता है, तो छोटा एंगल जाओ, छोटा एंगल मतलब ये वाला होगा, ये कितना होगा पूरा 360 होता है, तो ये कितना होगा 360 माइनस कितना होगा, यही आपका थीटा होगा। क्या बात समझे कि नहीं? कभी देखो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि जब मैंने सेट किया होगा तो मैंने देखा होगा कि बच्चे लोग बहुत बड़ा बड़ा सोचते, तो यहां पर हमें क्या सीखना है, कभी कभी आप है ना फिजिक्स पढ़ते हो तो बड़ी टफ टफ चीजें कर लेते हो और बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज छूट जाती है, जैसे कि कॉमन सेंस वाला था, टेल से टेल जुड़ा हुआ, पर हमें ना छोटे, क्योंकि हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व कर ली होती है, तो जब छोटी चीज एकदम दे देते ना तो हमें समझ में नहीं आता कि हाँ, फिर हम सोचते कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो टफ होगा, पर हर क्वेश्चन टफ हो जरूरी नहीं, तो फंडामेंटल्स को एकदम क्लियर रखो, फंडामेंटल्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, आज एक्चुअली चैप्टर छोटा लगा, मुझे लगा कि टाइम लेगा, बट ठीक है, वेक्टर मैथ्स का एडिशन स्टार्ट कर सकते थे, हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं, संडे भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर एडिशन खत्म कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन, लेट्स सी सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, लेट्स सी देखते हैं स्लाइड्स कितनी बनती है, और फिर पॉलीगन कर लेंगे, फिर रिजोल्यूशन करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन एक डॉट, फिर एक है क्रॉस, तो 2 मैं वेक्टर एडिशन के लिए समझता हूँ और एक डॉट के लिए लगेंगे लेक्चर और एक क्रॉस के लिए, तो टोटल 4 लेक्चर लगेंगे मुझे। तो नेक्स्ट वीक में हम अगर 2 लेक्चर रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद थोड़ा सा 2 ही रख पाएंगे, तो 2 लेक्चर्स नेक्स्ट वीक, 3 लेक्चर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो बेसिकली जून में ख़त्म हो जाएगा हमारा 2 और 1 वेक्टर, जून में ख़त्म हो जाएगा, और फिर जुलाई से हम स्टार्ट कर लेंगे काइनेमेटिक्स 1D। बढ़िया है, चलो कोई नहीं। हाँ बेटा बताओ। इसका एंगल बहुत बड़ा है। कितना? जब उसको ऊपर शिफ्ट किया मैंने वेक्टर बी को, तो फिर उसका बाहर, चलो देखो आपने कैसे शिफ्ट किया होगा, देखो मैं बता रहा हूं। अब यहां पर हमने वेक्टर्स ये बना लिया एक्स वाई जेड, ताकि थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए। वेक्टर ए इधर है ना, तो वेक्टर ए को बना दिया ऐसे, किसी एक वेक्टर को तो एज इट इज रखना है और एक वेक्टर को शिफ्ट कर देना है, और दूसरा वेक्टर बी है, देखो ये हेड से टेल जुड़ा है ना, ये हेड है उसका, और यहां पर ये क्या है टेल, तो बेसिकली ये जुड़ा कैसे है, हेड टू टेल जुड़ा है, और हमें टेल से टेल जोड़ना है, तो बी को ऊपर ले लिया, कितना सिंपल बात है। देखो बेटा बी को ऊपर ले लिया, बी को ऊपर ले लिया, तो बोलो ये दोनों कैसे जुड़ गए, टेल से टेल। अगर टेल से टेल जुड़ गए तो दोनों के बीच जो छोटा एंगल है वही एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स है ना, जो छोटा एंगल है वही एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। कैसे निकाले, तो क्लियरली देख पा रहे हो कि यही थीटा है ना, यही है थीटा, यही है थीटा, तो आपको पता है कि यहां से यहां ये एंगल कितना होता है, यहां से यहां 180 बराबर, और आपको पता ये भी है कि यहां से ये कितना एंगल दिया है, यहां से ये कितना एंगल दिया है, कितना एंगल दिया है 135, तो बताओ क्या लिख सकते हैं, 180 इज 135 प्लस थीटा, तो बोलो थीटा कितना होना चाहिए 180 माइनस 135, तो थीटा कितना आएगा बेटा 40। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया हूं, बाकी तो देख के ही पता लग जाना चाहिए। देखो देख के इतना फास्ट, थोड़ा भाई हट जा, ये वेक्टर भी ऊपर ले जाओ, ये 135, तो बोलो ये कितना आएगा 45। नेक्स्ट टाइम इतना फास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इतना फास्ट हो जाना चाहिए। सो आज का लेक्चर हमारा छोटा सा प्यारा सा वेक्टर के बारे में इतना ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैंने अभी आपके सामने ही प्लानिंग कर दिया है कि मुझे और 4 लेक्चर लगेंगे वेक्टर्स कंप्लीट करने के लिए, 2-2 घंटे के, पूरे 2-2 घंटे के लगेंगे आराम से, 2 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है पर 2 से कम तो नहीं होगा, तो 2-2 घंटे के 4 लेक्चर लगेंगे। नेक्स्ट वीक हमारे शायद 2 ही लेक्चर आ पाएंगे,
ठीक है, संडे टेस्ट होगा अपना, ठीक है, तो 2 लेक्चर हो पाएंगे और उसके नेक्स्ट वीक 3 लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा वापस नॉर्मल। तो जून एंडिंग में आज अगर मैं डेट देखो, आज डेट कौन सी है, 18 या 19 है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक जून खत्म होगा, तो जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा ये वेक्टर्स खत्म हो जाएगा और हम जुलाई के उसी वीक से हम काइनेमेटिक्स शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल ट्रैक पे हमारा सिलेबस, डोंट वरी, हम बिल्कुल टाइम पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। उसकी डीपीपीज आपको वेक्टर की मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। लेक्चर के आपके नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।